नमस्कार। आज हम रिचर्ड बाक की एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। हाँ, ये कहानी बाहर से तो देखो तो एक समुद्री पक्षी सीगल की लगती है। बिल्कुल। पर ये असल में है अपनी सीमाओं को लांघने की, कुछ बेहतर, कुछ उत्कृष्ट पाने की, और शायद जीवन के गहरे अर्थ खोजने की एक प्रेरणादायक यात्रा। सही कहा। और हमारे पास इस कहानी के जरूरी हिस्से तो हैं ही, साथ में एक विश्लेषण भी है। और वो ये देखता है कि इस कहानी के विचार भारतीय दर्शन हमारे संस्कृति से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, ये कनेक्शन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज का मकसद यही है कि इस कहानी में जो संदेश छिपे हैं उन्हें परत दर परत खोलें। और समझें कि कैसे एक सीगल की कहानी जीवन के बड़े सवालों और भारतीय आध्यात्मिक विचारों से जुड़ सकती है। सोचिए, एक ऐसा सीगल है जिसे झुंड के साथ बस खाने के लिए उड़ना मंजूर नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो उड़ान की कला में महारत हासिल करना चाहता है, एकदम परफेक्ट होना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अकेला ही क्यों ना पड़ जाए। यहीं से शुरू होती है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल की ये असाधारण कहानी। ठीक है, चलिए इस पे और बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी हमें मिलवाती है जॉनथन से। वो अपने झुंड में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। एकदम अलग थलग। जहाँ बाकी सीगल बस सुबह से शाम पेट भरने के लिए उड़ रहे हैं। हाँ, समुद्र तट से नाव, नाव से तट, बस खाना। पर जॉनथन वो घंटों अकेले लगा रहता है, प्रैक्टिस करता है। उसे उड़ान का रोमांस चाहिए, स्पीड चाहिए, कलाबाजियां सीखनी है। वो उन लिमिट्स को तोड़ना चाहता है जो एक सीगल के लिए तय मानी जाती हैं। और यहीं से पहली मुश्किल शुरू होती है ना। बिल्कुल। उसका ये जुनून, ये अलग रास्ता उसके झुंड को समझ ही नहीं आता, बल्कि वो उसे गलत मानते हैं। ये दिखाता है कि कैसे समाज या ग्रुप अक्सर अपने बनाए नियमों, अपनी परंपराओं से चिपके रहते हैं। हाँ, और कोई भी नई सोच या अलग तरीका वो आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो हद ही हो जाती है। झुंड की पंचायत उसे बीच में खड़ा करती है, बेइज्जत करती है। और आखिर में फैसला सुनाया जाता है, तुम अब इस झुंड का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें बहिष्कृत किया जाता है, आउटकास्ट। ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, एकदम अकेलापन। सजा तो है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें एक नया दरवाजा भी खोल देती हैं, है ना? कैसे? मतलब ये अकेलापन उसे तोड़ता नहीं, वो अपने लक्ष्य से हटता नहीं, बल्कि अब वो पूरी तरह आजाद है। अच्छा, आजाद किस चीज से? किसी की उम्मीदों से, सामाजिक दबाव से। अब सिर्फ वो है, आसमान है और उसकी उड़ान का जुनून। अब वो पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर लगा सकता है। हाँ, ये बात तो है। और वो करता भी यही है। अकेले रहकर जॉनथन और भी ज्यादा मेहनत करता है। वो स्पीड की नई हदें पार करता है, ऐसी ऐसी कलाबाजियां सीखता है जो किसी सीगल ने सोची भी नहीं होंगी। और इस अकेलेपन में उसे एक और गहरी बात समझ आती है। क्या? कि डर, गुस्सा और बोरियत, यही वो चीजें हैं जो एक सीगल की जिंदगी को छोटा और बेकार बनाती हैं। इनके बिना जिंदगी लंबी और सार्थक हो सकती है। हाँ, उसे उड़ान में ही जिंदगी का मकसद दिखने लगता है। ये तो कमाल की आत्मखोज है। मतलब बाहरी शोर से दूर वो अपने अंदर की आवाज सुन रहा है, अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। और फिर एक दिन, कई साल बीत चुके हैं, वो शायद थोड़ा बूढ़ा भी हो गया है। एक शाम दो बहुत ही अजीब चमकते हुए सीगल उसके पास आते हैं। अच्छा, उनमें क्या खास था? उनकी उड़ान, उसमें एक अलग ही चमक थी, एक ग्रेस था। वो जॉनथन से कहते हैं, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, और सीखने के लिए और भी है। वाओ! अब हमारे साथ ऊपर चलने का समय आ गया है। ये कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, ये एक तरह से उसकी बरसों की मेहनत, उसकी लगन का इनाम है। जैसे कोई कह रहा हो कि तुमने ये लेवल पार कर लिया, अब अगले लेवल पर चलो। बिल्कुल, उसकी मेहनत को पहचान मिली है। तो जॉनथन उन दो सीगल्स के साथ उड़ता है और एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है। कैसी दुनिया? उसे आप एक तरह का स्वर्ग कह सकती हैं। वहां उसी के जैसे सीगल रहते हैं, वो सब जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में उड़ान को, परफेक्शन को चुना था। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का लेवल बदलना है। जैसे आप किसी ऊंचे डायमेंशन में पहुंच गए हो। ये सोच और समझ का बदलाव है। अच्छा, और वहां क्या होता है? वहां उसकी मुलाकात होती है चियांग से, एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत बूढ़ा सीगल। वो उसका गुरु बनता है। गुरु? तो वो उसे और अच्छी उड़ान सिखाता होगा? हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। चियांग उसे बताता है कि सच्ची पूर्णता, असली परफेक्शन सिर्फ तेज उड़ने या कलाबाजियां करने में नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। तो फिर किस चीज में है? चियांग का दर्शन बहुत गहरा है। वो कहता है कि एक सीगल का असली रूप, उसका सच्चा नेचर, ये पंख और शरीर नहीं है। तो क्या है?
वो है स्वतंत्रता का एक असीमित विचार, एन अनलिमिटेड आइडिया ऑफ फ्रीडम। वो कहता है कि सीगल समय और स्थान की सीमाओं में बंधे नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है, समय और स्थान से परे। हाँ, चियांग उसे समझाता है कि स्वर्ग कोई जगह या कोई समय नहीं है। स्वर्ग तो बस परफेक्ट होना है, निखुट होना है। और इसी समझ से जुड़ा है वो चमत्कार जो जोनाथन सीखता है, पलक झपकते कहीं भी पहुंच जाना, इंस्टेंट ट्रैवल। ये कैसे मुमकिन है? चियांग कहते हैं कोई जादू नहीं, ये बस ये जानना है कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप, तुम्हारी असली चेतना, वो पहले से ही हर जगह हर समय मौजूद है। ये सिर्फ उड़ना नहीं, ये तो एग्जिस्टेंस के नेचर को समझना है। ये बात तो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन की याद दिलाती है, अद्वैत जैसा कुछ, चेतना की एकता। हाँ बिल्कुल, ये समझना कि सब कुछ मूल रूप से एक ही है, और ये जो दूरी, ये अलगाव हम महसूस करते हैं, ये शायद हमारे शरीर की, हमारी सोच की सीमाएं हैं, एक भ्रम। और चियांग जोनाथन को इसी भ्रम से परे देखना सिखा रहा है। सही। और जब चियांग उस लोक से भी आगे जाने को तैयार होता है, मतलब और भी ऊंचे लेवल पर, तो जाने से पहले वो जोनाथन को एक आखिरी और सबसे जरूरी सबक देता है। वो क्या? वो कहता है, प्रैक्टिस करते रहो, समझने की कोशिश करते रहो कि सबसे जरूरी उड़ान कौन सी है। और वो कौन सी है? वो है प्रेम की उड़ान। प्रेम की उड़ान। इतनी सारी स्किल और ज्ञान के बाद प्रेम। हाँ, ये दिलचस्प है, शायद इसलिए कि ज्ञान और शक्ति अकेले काफी नहीं है। उनका असली मकसद शायद दूसरों से जुड़ना है, करुणा दिखाना है। बिना प्रेम के परफेक्शन भी शायद अधूरा है। बिल्कुल। और इसी प्रेम की समझ के साथ जोनाथन को अपना अगला मकसद साफ दिखाई देता है। क्या? उसे लगता है कि ये जो नया ज्ञान, ये समझ उसे मिली है, इसे सिर्फ अपने तक रखना सही नहीं है। उसे वापस जाना होगा, पृथ्वी पर, अपने पुराने झुंड के पास, और जो उसने सीखा है वो दूसरों को सिखाना होगा। उसे ये भी महसूस होता है कि झुंड के लिए जो उसके मन में खिंचाव है, चिंता है, वो भी प्रेम ही है, वो भी एक तरह की उड़ान है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ज्ञान मिलने के बाद अहंकार नहीं बढ़ा, बल्कि वो दूसरों की मदद के लिए वापस जा रहा है। हाँ, ये मुझे बौद्ध परंपरा के बोधिसत्व की याद दिलाता है, वो जो खुद ज्ञान पाकर भी दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए संसार में रुकते हैं। ये करुणा का, कंपैशन का सबसे ऊंचा रूप है। तो जोनाथन पृथ्वी पर लौट आता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है फ्लेचर लिंड सीगल से। फ्लेचर? वो कौन है? वो भी एक आउटकास्ट है, ठीक जोनाथन की तरह। उसे भी झुंड ने निकाल दिया था क्योंकि वो नियमों के खिलाफ जाकर तेज उड़ना चाहता था। अच्छा, तो जोनाथन को अपना पहला स्टूडेंट मिल गया। हाँ, और वो बड़े सब्र के साथ फ्लेचर को सिखाता है। धीरे धीरे और भी बहिष्कृत सीगल उनके पास आने लगते हैं, और जोनाथन उन्हें सिर्फ उड़ना ही नहीं सिखाता, अंधे नहीं हो। वो उन्हें उनकी असली क्षमता का एहसास कराता है। हाँ, वो समझाता है कि जिसे तुम महान सीगल या कोई भगवान समझकर बाहर ढूंढ रहे हो, वो असल में तुम्हारी अपनी ही अंदरूनी क्षमता है, तुम्हारी अपनी परफेक्ट नेचर। ये तो सीधे सीधे आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाना हुआ। बिल्कुल। तो जो गुरु शिष्य परंपरा हमने चियांग और जोनाथन के बीच देखी थी, अब वही जोनाथन और फ्लेचर के बीच चल रही है। सही। ये सिर्फ स्किल ट्रांसफर नहीं है, ये चेतना के लेवल को ऊपर उठाने का प्रोसेस है। और ज्ञान का यही बहाव, एक से दूसरे तक पहुंचना, इसी से तो तरक्की होती है ना, जैसे एक मशाल अगली पीढ़ी को सौंपी जा रही हो। पर जाहिर है ये सब इतना आसान नहीं होता होगा। हाँ, मुश्किलें तो आई होंगी। बिल्कुल। जैसे जैसे जोनाथन की बातें फैलती हैं, जो मुख्य झुंड था वो उसे शक की नजर से देखता है, डरता है, कुछ तो उसे दुश्मन मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी पुरानी सोच को चुनौती दे रहा था। हाँ, और दूसरी तरफ जब वो कुछ चमत्कार जैसे काम करता है, जैसे एक टूटे पंख वाले सीगल की मदद करता है ताकि वो फिर उड़ सके, तो कुछ लोग उसे भगवान मानने लगते होंगे। बिल्कुल, पूजने लगते हैं। ये समाज का टिपिकल रिएक्शन है ना? जब कोई चीज समझ से बाहर हो तो या तो उसे खतरनाक मानकर नकार दो, या फिर उसे भगवान मानकर पूजने लगो। हाँ, उसे सहजता से स्वीकार करना, उससे सीखना, वो मुश्किल लगता है। खैर, आखिरकार जोनाथन को लगता है कि उसने फ्लेचर को वो सब सिखा दिया है जो जरूरी था। फ्लेचर अब तैयार है, तो वो उसे अपना काम सौंप देता है। हाँ, वो फ्लेचर को नया टीचर बनाता है, अपना उत्तराधिकारी, और खुद उड़ जाता है, शायद किसी और दुनिया में, किसी और झुंड को सिखाने। और कहानी खत्म होती है फ्लेचर के अपने स्टूडेंट्स को सिखाने से। बिल्कुल, ताकि सीखने और सिखाने का, मुक्ति का ये सिलसिला चलता रहे। बहुत ही पॉजिटिव और सुंदर अंत है। ये दिखाता है कि ज्ञान की यात्रा और उसे बांटने की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। चलिए अब कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर उस विश्लेषण पर आते हैं जो इसे भारतीय सोच से जोड़ता है,
ये देखना वाकई कमाल का है कि एक पश्चिमी लेखक की कहानी में भारतीय दर्शन की इतनी गहरी छाप कैसे मिलती है। पहला पॉइंट था व्यक्ति बनाम समाज के नियम। हाँ, ये तो बहुत साफ दिखता है। जॉनथन का अपने झुंड के नियमों के खिलाफ जाना, उनकी वो सोच कि बस खाना ही सब कुछ है। हाँ, उस सोच के खिलाफ विद्रोह करना। ये भारत में हमें बहुत देखने को मिलता है ना? जहाँ लोगों को समाज की बनी बनाई उम्मीदों से टकराना पड़ता है। जैसे जाति के नियम, समुदाय का दबाव, परिवार का तय किया हुआ रास्ता, कई बार जिसे धर्म या कर्तव्य भी कह दिया जाता है। अच्छा। या बिजनेस हो या स्पिरिचुअलिटी हो, उन्हें अक्सर विरोध झेलना पड़ता है, ठीक जॉनथन की तरह। तो क्या ये कह सकते हैं कि अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपने पैशन को फॉलो करना, ये अक्सर समाज के ढांचे से टकराता ही है? अक्सर ये व्यक्तिगत आजादी की लड़ाई है जो शायद हर समाज में चलती है। कहानी इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। दूसरा पॉइंट था परफेक्शन और ट्रांसेंडेंस की खोज, मतलब भौतिक चीजों से ऊपर उठना। ये कहानी में कहाँ है? ये तो जॉनथन की पूरी यात्रा का सार है। शुरू में वो शारीरिक परफेक्शन चाहता है, सबसे तेज उड़ान, बेस्ट कलाबाजी। लेकिन धीरे धीरे ये खोज गहरी होती जाती है, ये स्पिरिचुअल परफेक्शन की तलाश बन जाती है। और ये भारतीय सोच से कैसे जुड़ता है? ये हिंदू धर्म के मोक्ष या बौद्ध धर्म के निर्वाण के कॉन्सेप्ट के बहुत करीब है। मतलब जन्म मरण के चक्कर से आजादी और चेतना के सबसे ऊंचे लेवल को पाना। अच्छा, थोड़ा और समझाएंगे, मोक्ष या निर्वाण से सीधा कनेक्शन कैसे? देखिए जोनाथन क्या कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन, लगातार प्रैक्टिस, जी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी कमियों ताकतों को समझना और दुनियावी चीजों से डिटैचमेंट, झुंड की खाने की चिंता से ऊपर उठना। हाँ, ये तो है। यही तो साधना के, मेडिटेशन के जरूरी हिस्से हैं जो कई भारतीय आध्यात्मिक रास्तों पर सिखाए जाते हैं। चियांग का गाइडेंस उसे शरीर की सीमाओं से परे सोचने में मदद करता है। ये भी गुरु का रोल है। और गुरु की भूमिका, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। जॉनथन और चियांग, और फिर जॉनथन और फ्लेचर का रिश्ता, ये भी एक मजबूत कनेक्शन लगता है। बिल्कुल है। ये भारत में गुरु शिष्य परंपरा का कितना सम्मान है, उसी का आईना है। गुरु यहाँ सिर्फ टीचर नहीं है, वो गाइड है। वो शिष्य के अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर लाता है, आत्मज्ञान तक पहुंचाता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, जॉनथन का सिखाने के लिए वापस लौटना, ये बोधिसत्व वाली भावना है। खुद मुक्त होकर भी दूसरों की मदद करना, ज्ञान बांटने का ये महत्व हमारी संस्कृति में बहुत गहरा है। और आखिरी कनेक्शन, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म के चक्कर को तोड़ने का संदेश। कहानी में झुंड सिर्फ और सिर्फ खाने की चिंता में डूबा है, कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं। हाँ, ये मटेरियलिज्म और बिना किसी ऊंचे मकसद के जिंदगी जीने का एक पावरफुल मेटाफर है। ये भारतीय दर्शन से कैसे जुड़ता है? ये भारतीय दर्शन की माया की आलोचना से मिलता है। माया यानी भ्रम, दुनियावी इच्छाओं का जाल। हमारे कितने ही ग्रंथ हमें इन छोटी छोटी क्षण भर की चीजों से ऊपर उठकर देखने को कहते हैं। हाँ, और सच्ची खुशी आत्मखोज में, आध्यात्मिक विकास में या किसी कला में डूब जाने में खोजने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, जॉनथन की यात्रा इसी बात का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर रिचर्ड बाक की जॉनथन लिविंगस्टन सीगल सिर्फ एक सीगल की कहानी नहीं है, ये है पर्सनल फ्रीडम की कहानी, अपनी क्षमता को उसकी आखिरी हद तक ले जाने के जुनून की कहानी, और उन अदृश्य दीवारों को तोड़ने की कहानी जो हम अक्सर खुद ही अपने आसपास बना लेते हैं या समाज हमारे लिए बना देता। और ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि ये यूनिवर्सल थीम, आजादी की चाह, परफेक्शन की तलाश, ज्ञान का महत्व, मटेरियलिज्म से ऊपर उठना, भारतीय दर्शन और संस्कृति में कितनी गहराई से मौजूद हैं। हाँ, ऐसा लगता है कहानी भले पश्चिम में लिखी गई, पर उसकी आत्मा में कहीं पूरब का दर्शन भी सांस ले रहा है। ये कहानी एक तरह से हमें याद दिलाती है कि शायद हम सब के अंदर एक जॉनथन है। हाँ, जो अपनी कोई खास उड़ान भरने का इंतजार कर रहा है, अपनी किसी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे बाहर लाने का। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमारे अपने जीवन में वो कौन सी अंदरूनी उड़ानें हैं, वो कौन सी क्षमताएं हैं जिन्हें हम शायद इसलिए दबा रहे हैं या देख नहीं पा रहे क्योंकि वो हमारे आसपास के झुंड के तौर तरीकों से, उनकी उम्मीदों से मेल नहीं खाती। ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।